सब्सक्राइब करें विज्ञान टीवी इंडिया को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें विज्ञान से संबंधित वीडियो सबसे पहले। हमारे चारों ओर फैला अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारी उत्सुकता का विषय रहा है। प्राचीन काल में जब लोग रात्रि में आकाश को निहारते तो उन्हें टिमटिमाते तारे दिखाई देते, जिन्हें वो ईश्वर का घर मानते। सदियों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उदय हुआ विज्ञान का और हमने जाना कि आकाश में रेत के कण जैसे दिखाई देने वाले ये खगोलीय पिंड असल में या तो तारे हैं या फिर ग्रह। चूंकि हम जानते थे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, हमारे मन में एक महत्वपूर्ण सवाल उठा कि क्या पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद है। इस सवाल का उत्तर जानने की हमारी जिज्ञासा ने हबल जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स को जन्म दिया, जिसने कई ऐसे ग्रह ढूंढ निकाले जिन पर जीवन संभव हो सकता है। पर ये ग्रह हमसे इतनी दूर हैं कि हम आज की तकनीक से वहां जाने की सोच भी नहीं सकते। इन ग्रहों तक आसानी से पहुंचने के लिए हमें कम से कम प्रकाश की गति से चलने वाला यान चाहिए। पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी वस्तु जिसका कुछ मास हो प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे अनंत ऊर्जा की जरूरत होगी। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे यान की रचना करना ही नामुमकिन है जो प्रकाश की रफ्तार या उससे ज़्यादा तेज चले। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम कभी भी उन ग्रहों तक नहीं पहुंच पाएंगे? अगर ऐसा है तो वैज्ञानिक क्यों बेकार में अपना बहुमूल्य समय ऐसे ग्रह को ढूंढने में लगा रहे हैं जहां हम कभी जा भी नहीं पाएंगे? इसका कारण है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस जो कम से कम दो ऐसी संभावनाओं को जन्म देते हैं जिनसे हम बिना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों को तोड़े ब्रह्मांड के सुदूर इलाकों में प्रकाश से भी पहले पहुंच सकते हैं। ये दो संभावनाएं हैं वर्म होल तथा वार्प ड्राइव के रूप में। आज के इस एपिसोड में हम वर्म होल के बारे में जानेंगे। वार्प ड्राइव क्या है और ये कैसे काम करता है हम किसी दूसरे एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। उन्नीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों तक न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत को किसी ने चुनौती नहीं दी। न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड में सभी ऑब्जेक्ट्स, हम और आप भी, एक दूसरे को अपनी ओर एक बल से खींचते हैं जिसे ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि हम इस पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, न कि आकाश में तैरते हुए। पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न्यूटन ने यह तो बता दिया कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों या कैसे करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो गुरुत्वाकर्षण बल काम ही क्यों करता है या फिर ये कैसे काम करता है। इस महत्वपूर्ण सवाल ने एक युवा क्लब को झकझोर कर रख दिया जो आगे चलकर एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से जाना गया। 1915 में आइंस्टाइन ने अपने जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के जरिए ये बताया कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम में आई विकृति के कारण काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस टाइम क्या है। इसे विस्तार से किसी और वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप केवल ये समझिए कि ये एक चादर की तरह है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि ब्रह्मांड की हर वस्तु स्पेस टाइम को अपने आकार के अनुसार विकृत करती है। अगर किसी वस्तु का आकार अधिक है तो वो स्पेस टाइम को ज़्यादा विकृत करेगी। इसे समझने के लिए आप एक चादर पर एक भारी तथा एक हल्का गोला रखिए। आप पाएंगे कि दोनों गोले चादर को विकृत करेंगे, पर भारी गोला चादर को ज़्यादा विकृत करेगा। इससे होगा ये कि दोनों गोले एक दूसरे की ओर खिंचने लगेंगे। चूंकि बड़े गोले ने चादर को ज़्यादा विकृत किया है, छोटा गोला उसकी ओर जाने लगेगा। आइंस्टाइन के अनुसार इसे ही हम ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। वर्म होल का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम में होने वाली विकृतियों से ही आया है। दरअसल आइंस्टाइन तथा उनके साथी नेथन रोसन ये मानते थे कि कई बार इन विकृतियों की वजह से स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है
जो न सिर्फ ब्रह्मांड के दो सुदूर स्थानों को आपस में जोड़ता है बल्कि दो अलग अलग समय काल को भी। अगर आप इसे अभी तक नहीं समझ पाए हैं तो चलिए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ए तथा बी स्पेस टाइम में दो ऐसे स्थान हैं जिनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम परंपरागत तरीके से ए से बी तक पहुंचने की कोशिश करें तो हमें अरबों वर्ष लग जाएंगे, पर अगर हम स्पेस टाइम को ही मोड़ दें तथा शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल करें तो हमें बी तक पहुंचने में प्रकाश से भी काफ़ी कम समय लगेगा। इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को हम वर्म होल्स कहते हैं। पर क्या वर्म होल का इस्तेमाल करना संभव है? आइए जानते हैं। आइंस्टाइन के मैथमेटिकल मॉडल के अनुसार वर्म होल वास्तव में इस ब्रह्मांड में मौजूद होने चाहिए, पर हमें कोई भी वर्म होल आज तक नहीं मिला है। अभी तक भौतिकी शास्त्री कुछ भी ऐसा नहीं सोच पाए हैं जिससे ये सिद्ध हो पाए कि इस ब्रह्मांड में वर्म होल का निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता है। पर थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर के क्वांटम फोम हाइपोथेसिस की माने तो वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वर्म होल्स भी खुद ब खुद बनते तथा नष्ट होते रहते हैं। अगर वर्चुअल पार्टिकल्स के बारे में आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसे पार्टिकल्स देखे गए हैं जो अपने आप ही अस्तित्व में आते हैं तथा कुछ समय बाद ही नष्ट हो जाते हैं। ये कहाँ से आते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है तथा ये नष्ट कैसे हो जाते हैं, हम नहीं जानते। आश्चर्यजनक व्यवहार करने वाले इन पार्टिकल्स को भौतिकी शास्त्रियों ने वर्चुअल पार्टिकल्स का नाम दिया है। व्हीलर की थ्योरी के अनुसार वर्म होल्स का अस्तित्व तो है, पर वो आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। उनके अनुसार वर्म होल्स का आकार प्लैंक स्केल पर लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर होता है। चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि जैसे ही वो अस्तित्व में आए हम उन्हें डिटेक्ट भी कर लेंगे, पर उनके जरिए यात्रा करने के लिए हमें उनके आकार को बढ़ाना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक्सोटिक मैटर की। ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ का नियम यह है कि इसका एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर पॉजिटिव होता है, पर अगर बात करें एक्सोटिक मैटर की तो ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग होता है। ये ऐसा मैटर होता है जिसकी एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर निगेटिव होती है, यानी कि एक ऐसे मैटर का कॉम्बिनेशन संभव है जिसकी एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव हो तथा प्रेशर निगेटिव, या फिर प्रेशर निगेटिव हो तथा एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव। अगर हम एक्सोटिक मैटर का इस्तेमाल वर्म होल में करें तो इसकी निगेटिव प्रॉपर्टीज वर्म होल के साइड्स को बाहर की ओर धकेल कर इसके आकार को इस कदर बढ़ा सकती है कि इंसान या फिर एक अंतरिक्ष यान इसका इस्तेमाल कर पाए। पर यहाँ पर परेशानी ये है कि एक्सोटिक मैटर का अस्तित्व अभी तक केवल थ्योरी में ही है। हम बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये कैसा दिखता है या फिर इसे कहाँ ढूंढा जाए। कल्पना में ही सही, पर एक पल को मान लेते हैं कि हमने एक वर्म होल को ढूंढ लिया है जो आकार में काफ़ी छोटा है। हमें किसी तरह एक्सोटिक मैटर भी मिल जाता है जिसका इस्तेमाल कर हम वर्म होल को स्टेबल कर देते हैं तथा इसके आकार को इतना बढ़ा देते हैं कि हम इसके जरिए यात्रा कर पाएं। पर होलमैन की माने तो एक्सोटिक मैटर के अलावा कोई भी वस्तु अगर वर्म होल में घुसी तो वर्म होल नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वर्म होल में जाते ही हमारी मृत्यु हो जाएगी। अगर भविष्य में हम किसी तरह वर्म होल्स का इस्तेमाल कर पाने में सफल हो भी गए तो हमें एक बड़ी परेशानी का सामना करना होगा। दरअसल वर्म होल्स स्पेस टाइम में दो बिंदुओं को जोड़ता है, यानी कि न सिर्फ स्पेस बल्कि टाइम को भी। मतलब कि अगर हम इसका इस्तेमाल कर ब्रह्मांड के किसी कोने में मौजूद ग्रह पर पहुंचने की कोशिश करें तो बिल्कुल संभव है कि हम वहां किसी और समय काल में पहुंच जाएं, शायद भविष्य या शायद भूतकाल में। ऐसे में हमारे लिए वापस अपने समय में अपने ग्रह पर लौटना भी काफ़ी मुश्किल होगा। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को मानने वाले भौतिकी शास्त्रियों के अनुसार वर्म होल्स अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स को भी आपस में जोड़ते हैं। ऐसे में क्या हो अगर हम किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर भटक जाएं? डेविस नाम के भौतिकी शास्त्री हैं जो इकारस इंटरस्टेलर में मौजूद अपने लैब में एक्सोटिक मैटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनका मानना है कि हमें केवल एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत है एक काम करने वाले वर्म होल को बनाने के लिए। इससे पता चलता है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वर्म होल का इस्तेमाल करना संभव है, पर साथ ही साथ वो एक रियलिस्टिक बात भी करते हैं। वो कहते हैं अगर वर्म होल्स का इस्तेमाल कर हम मनुष्य अगर ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह या सितारे के पास पहुंच सकते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं कि ब्रह्मांड की किसी अन्य विकसित सभ्यता ने पहले ही ऐसा न किया हो। पर चूंकि हमें अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, शायद हमें परंपरागत तरीके से ही ब्रह्मांड की सैर करनी होगी। दूसरी ओर माइकल काको की माने तो जो भी मैथमेटिकली संभव है वो कभी ना कभी ज़रूर हकीकत बनेगा। अभी हम जिन चीज़ों को असंभव मान रहे हैं वो केवल इसलिए असंभव है
क्योंकि हमारे पास उन्हें संभव बनाने के लिए पर्याप्त तकनीक मौजूद नहीं है। जिस दिन हम वैसी तकनीक का विकास कर लेंगे वो सब संभव हो जाएगा जो आज असंभव है। अगर बात करें वर्म होल से समय यात्रा करने की, तो जितना सरल ये प्रतीत होता है उतना है नहीं। अभी तक जितना हमने इसे समझा है उससे ये तो तय है कि इसके जरिए हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं, पर भूतकाल में यात्रा करना अभी भी संभव प्रतीत नहीं होता। खैर, वर्म होल से हम समय यात्रा कर सकते हैं या नहीं, या फिर ये किस तरह समय यात्रा को संभव बनाता है, ये एक अलग विषय है जिसे हम एक अलग वीडियो के जरिए समझेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं विज्ञान तथा अंतरिक्ष से जुड़े एक और दिलचस्प एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।